पहला प्रश्न है अपना, लाइन ब्रीडिंग होती है सौतेले भाई बहन के मध्य, खास भाई बहन, पुत्र माता, पुत्री व पिता। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए लाइन ब्रीडिंग क्या होती है। तो अपन ब्रीडिंग जो सिस्टम पढ़ते हैं उसमें एक इन ब्रीडिंग पढ़ते हैं और एक आउट ब्रीडिंग पढ़ते हैं। तो इन ब्रीडिंग में जो पढ़ते हैं अपन, एक क्लोज ब्रीडिंग होता है और एक लाइन ब्रीडिंग होती है। तो क्लोज ब्रीडिंग में क्या होता है, जो बिल्कुल ही क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनके मध्य की जो ब्रीडिंग होती है वो क्लोज ब्रीडिंग होती है। और लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है कि वो थोड़े दूरस्थ संबंधी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सौतेले भाई बहन के मध्य की जो ब्रीडिंग है उसे क्या बोल सकते हैं अपन, लाइन ब्रीडिंग बोल सकते हैं। जबकि जो रियल यानी फुल शिप्स के मध्य की ब्रीडिंग है या पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के मध्य की जो ब्रीडिंग होती है वो क्या कहलाती है, क्लोज ब्रीडिंग। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, क्लोज ब्रीडिंग के। जबकि लाइन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल क्या है, सौतेले भाई बहन के मध्य यानी हाफ शिप्स के मध्य जो ब्रीडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, लाइन ब्रीडिंग। हाफ शिप्स का क्या मतलब होता है, जिसका एक पेरेंट कॉमन होता है, माता पिता में से एक कॉमन हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, हाफ शिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। लिगामेंट में खिंचाव क्या कहलाता है, स्प्रेन, स्ट्रेन, कैंकर, सेप्सिस। यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, उससे पहले अपन इनका मतलब देखें। तो स्प्रेन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्प्रेन होता है लिगामेंट का खिंचाव, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना, ये क्या होता है, लिगामेंट का खिंचाव, ठीक है। स्प्रेन का मतलब क्या हो गया, लिगामेंट का खिंचाव। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, टेंडन का खिंचाव। ये क्वेश्चन कल भी अपन ने देखा था। और कैंकर क्या होता है, ये देखिए कैंकर क्या होता है, घोड़े का जो हुप होता है, खुर होता है, उसका ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं इसको सामान्य भाषा में, कि इसमें घोड़े के जो खुर होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, गलन हो जाती है उनमें, सड़ने की वजह से वो खराब हो जाते हैं, ऐसा मान लीजिए आप। कैंकर ये होता है। जबकि सेप्सिस क्या होता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन क्या कहलाता है, सेप्सिस कंडीशन कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या मिलेगा अपने को, स्प्रेन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, वुंड में कीड़ों को मारने के लिए काम में लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है। पैराफिन ऑयल, तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, 1% का MnO4 और 4% Na2CO3। तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया ये, तारपीन का तेल इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, हर्निया एवं जॉइंट कैप्सूल में कौन सी सूचर सामग्री काम में लेते हैं। हाँ जी, कैटगट, कंगारू टेंडन, कारगिल मेम्ब्रेन और फेसियल आटा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले कैटगट। कैटगट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने पेपर में 2-4 बार लिखा हुआ मिलेगा अपने को कैटगट के बारे में। तो कैटगट होता क्या है, इसकी देखिए सीधी सी बात समझे अपन। सबसे पहला प्रश्न आता है, कैटगट एक प्रकार का एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, ठीक है, अवशोषित होने वाला सूचर सामग्री है ये। दूसरा पॉइंट आता है, ये भेड़ की छोटी आंत की सब म्यूकोसा परत से प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होगा, सीप की स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा, इसको याद रख लेना दोस्तों। सीप की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी सब म्यूकोसा से प्राप्त होता है अपने को। अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है, किस प्रकार की कैटगट सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। तो कैटगट की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, कैटगट होती है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, 4 प्रकार की कैटगट होती है। अब कितने समय में ये अवशोषित होती है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया है। इसे अपन क्या बोलते हैं, प्लेन कैटगट बोलते हैं, ठीक है। इस बी को क्या बोल देंगे अपन, माइल्ड क्रोमिक कैटगट, ठीक है, क्रोमिक एसिड से उपचारित किया जाता है इसको क्या बोलेंगे, माइल्ड क्रोमिक। सी को क्या बोल देंगे अपन, मीडियम क्रोमिक कैटगट। और डी को क्या बोल देते हैं अपन, डी को क्या बोला जाता है दोस्तों, एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट। तो इस प्रकार से इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्लेन जो कैटगट होती है उसका अवशोषण का समय 10 दिन का होता है। माइल्ड क्रोमिक कैटगट जो होती है वो 15 दिन में अवशोषित होती है। जबकि मीडियम क्रोमिक कैटगट 20 दिन में, जबकि एक्स्ट्रा क्रोमिक या टाइप डी जो होती है वो 40 दिन में अवशोषित हो जाती है। तो ये कैटगट के बारे में अपन ने जानकारी यहाँ पे ली है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बनते हैं और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से अपने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है वो होती है टाइप सी यानी मीडियम क्रोमिक कैटगट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंगारू टेंडन। कंगारू टेंडन कहाँ से, कंगारू टेंडन जो होता है ये सूचर मटेरियल क्या है, एब्जॉर्बेबल प्रकार का सूचर मटेरियल है। कंगारू की पूंछ की टेंडन से अपने को प्राप्त होता है।
दूसरा प्रश्न इसमें क्या बनता है कि ये सबसे मजबूत एब्जॉर्बेबल यानी अवशोषित होने वाला सूचर मटेरियल होता है। और इसको उपयोग में कहाँ लेते हैं अपन, हर्निया या जॉइंट कैप्सूल जो होता है उसकी सूचरिंग करने में इसको काम में लेते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे हर्निया हो गया, जोड़ का जो जॉइंट कैप्सूल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उनकी सूचरिंग के लिए अपन कंगारू टेंडन काम में लेते हैं, क्योंकि ये सबसे मजबूत अवशोषित होने वाली सूचर सामग्री है दोस्तों। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, कंगारू टेंडन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए अपन कारगिल मेम्ब्रेन, ये कहाँ से मिलती है अपने को, तो ये बोवाइन सीकम से प्राप्त होती है। ठीक है, बोवाइन जो होते हैं उनकी सीकम से अपने को ये प्राप्त होगी। फेसिया लाटा की बात करें तो ये फेसिया लाटा से अपने को प्राप्त होती है। फेसिया क्या होते हैं, मसल्स की जो कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन फेसिया बोलते हैं। ये अपन ने पढ़ा। हर्निया व जॉइंट कैप्सूल से सूचर सामग्री कौन सी काम में लेंगे, तो इसका सही आंसर तो क्या हो गया, कंगारू टेंडन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल का उदाहरण क्या है। क्या पूछना चाह रहा है कि वो सिंथेटिक भी होना चाहिए और अवशोषित होने वाला भी होना चाहिए। सिंथेटिक भी होना चाहिए, अवशोषित होने वाला भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का सूचर मटेरियल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड भी सही है, पॉलीगैलेक्टिन भी सही है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन गलत है। तो ये दोनों क्या है, सिंथेटिक भी है और एब्जॉर्बेबल भी है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब अपने से पूछ ले कि और कौन सा है जो सिंथेटिक भी और एब्जॉर्बेबल भी है। ठीक है, तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीगैलेक्टिन जो होता है 910 वाला, और उसके अलावा क्या होता है पॉलीडायोक्सोनोन। ये तीनों क्या होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं और एब्जॉर्बेबल भी होते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल और सिंथेटिक की बात करें तो उसमें अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे नाइलॉन हो गया, वेटाफिल हो गया, ठीक है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, ये सब क्या होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। जबकि ये क्या है, एब्जॉर्बेबल भी है और सिंथेटिक भी है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली कैटगट है, इसकी अभी अपन ने बात की थी। कैटगट 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसको क्या क्या बोला अपन ने, प्लेन बोल सकते हैं, माइल्ड क्रोमिक, मीडियम क्रोमिक, एक्स्ट्रा क्रोमिक। अवशोषित होने का जो समय होता है वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 40 दिन। तो सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली कैटगट कौन सी होती है दोस्तों, टाइप सी होती है, इसे मीडियम क्रोमिक कैटगट कहते हैं। और इसका अवशोषित होने का समय कितना होता है, 20 डेज होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा पेपर में। नेक्स्ट आ जाओ, इलास्टेटर का कार्य क्या है। हाँ जी, इलास्टेटर होता क्या है, देखिए, बधियाकरण, सींग काटना, सिजेरियन, सींग रोदन। अब देखो, सींग काटना और सिजेरियन ये दोनों तो नहीं होते। सींग रोधन में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, बधियाकरण में तो इसका उपयोग होता ही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो इसके दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन डी भी सही होगा। जिन लोगों को सींग रोधन में इलास्टेटर का उपयोग पता नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या मतलब है इसका। इलास्टेटर होता क्या है, ये रबड़ का बैंड होता है जो कि बहुत ही टाइट होता है। इसको जब अपन घुमा के टेस्टिकल्स के ऊपर स्पर्मेटिक कोड वाली जगह पे इसको खींच के लगा देते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद होने से क्या हो जाता है, उसके जो टेस्टिकल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। ये तो बधियाकरण में उपयोग हो गया। इसी प्रकार से सींग रोधन जो हॉर्न बर्ड्स होती है, वहाँ उसकी रूट पर, उसके बेस पर इस इलास्टेटर को क्या किया जाता है, खींचकर बांध दिया जाता है। तो उससे भी सींग रोधन किया जा सकता है। तो ये दोनों में काम में आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं। सींग रोधन की बात करना चाह रहा है ये भाई, तो यहाँ पे अपन लिया सींग। सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन उपयोग में होता है, KOH, NaOH, A व B, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर हो जाएगा, A एंड B, दोनों इसके आंसर सही हैं, दोनों उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पुटेशन सो काम में आती है। एम्पुटेशन सो सींग रोधन में, सींग काटने में, पूंछ काटने में कोई नहीं। तो देखिए, सींग रोधन में काम में नहीं लेते अपन इसको, सींग काटने में उपयोग में लेते हैं, पूंछ काटने में नहीं लेते, कोई नहीं। तो आंसर तो क्या हो गया इसका, बी हो गया। एम्पुटेशन सो क्या होती है, देखिए, जब हॉर्न कैंसर की वजह से या हॉर्न सींग के टूट जाने की वजह से सींग को काटना पड़ता है, उस केस में एम्पुटेशन सो का उपयोग किया जाता है। जबकि सींग रोधन के लिए क्या करते हैं अपन, सींग रोधन के अपन ने पढ़े हैं, केमिकल मेथड होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अपन ने एक इलेक्ट्रिकल मेथड पढ़ा है जिसमें इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर से भी क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका टेम्परेचर 1000 फ़ारेनहाइट होता है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 10 सेकंड के समय के लिए इसको अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन अपने यहाँ से आता है। ठीक है, उसके अलावा मैकेनिकल जो मेथड होते हैं सींग रोधन के, उसमें अपन इलास्टेटर को पढ़ते हैं। सींग काटने में एम्पुटेशन सो उपयोगी है, पूंछ काटने में
एम्पुटेशन शो काम में नहीं लिया जाता। पूंछ काटने के संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। पहला तो आता है पूंछ काटने के लिए किस प्रकार का एनेस्थीसिया काम में लेंगे अपन। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को अपन क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, रिंग ब्लॉक, ठीक है, जहाँ से पूंछ काटनी है उसके ऊपर चारों तरफ वृत्ताकार या रिंग की अवस्था में अपन क्या कर देते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं लिग्नोकेन को। या क्या कर सकते हैं अपन, उसके एपिड्यूरल एनेस्थेटिक यूज में लेते हैं या लिग्नोकेन को एपिड्यूरल में काम में ले सकते हैं अपन। वर्टिब्रा के अंदर लगाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, उससे भी पूंछ काटते हैं। उसके अलावा इंसिजन कैसा लगाते हैं, वी शेप लगा सकते हैं, यू शेप लगा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है पूंछ काटने से रिलेटेड। और एक बनता है इसमें किस प्रकार का सूचर पैटर्न काम में लिया जाता है। तो जो पूंछ काटी जाती है दोस्तों उसमें काम में लेते हैं अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर। ये अपने को ध्यान रखना है पूंछ से रिलेटेड क्वेश्चन अपनी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। रूमन गर्भाशय तथा मूत्राशय जैसे खोखले अंगों में कौन सा सूचर लगाते हैं। क्यूल सूचर, लैम्बर्ट सूचर, बेनेल सूचर, पिन सूचर। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो खोखले ऑर्गन हैं जैसे रूमन हो गया, गर्भाशय हो गया, मूत्राशय, इनको सूचर करने के लिए अपन कौन सा पैटर्न काम में लेते हैं, लैम्बर्ट पैटर्न काम में लेते हैं। सिंपल। क्विल सूचर क्या होता है, वेजाइनल प्रोलैप्स या यूटेराइन प्रोलैप्स की अवस्था में जो प्रोलैप्स मास्ट होता है उसको अंदर डाल के अपन वेजाइनल जो सूचरिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्विल सूचर। ये कहाँ पे लगाते हैं अपन, वेजाइना पे, ठीक है, वल्वार जो लिप्स होते हैं वहाँ पे लगाते हैं। बनेल मेयर सूचर, ये कहाँ काम में लिया जाता है, टेंडन की सूचरिंग में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। पिन सूचर, देखिए पिन सूचर कहाँ पे उपयोगी होते हैं, जो गतिशील अंग होते हैं वहाँ पे पिन सूचर काम में लिया जाता है। जैसे आँख की पुतली के लिए आईलिड, यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, पिन सूचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। अब देखिए और भी जो सूचर पैटर्न होते हैं उनके बारे में अपन देखें तो एक गैम्बी सूचर होता है। गैम्बी सूचर क्या करता है, आंतों के अंतिम सिरों को जोड़ने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। आंतों के अंतिम सिरों को जोड़ने के लिए कौन सा सूचर काम में लेते हैं, गैम्बी सूचर काम में लेते हैं। उसके अलावा एक इंटरलॉकिंग सूचर भी पूछ लिया जाता है कभी। इंटरलॉकिंग सूचर जो होता है वो डीएच के केस में यानी डाइफ्राइमेटिक जो हर्निया होता है उसकी सूचरिंग में काम में लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रेस अभी मैंने आपको बताया टेल एम्पुटेशन में काम मिलेंगे। और वर्टिकल मैट्रेस कहाँ पे लेते हैं, टीट फिस्टूला। जिन जानवरों के टीट बड़े होते हैं, जैसे बकरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, टीट फिस्टूला का केस होता है, टीट फट जाता है, तो उसकी सूचरिंग के लिए वर्टिकल मैट्रेस सूचर काम में लिया जाता है। तो ये कुछ सूचर पैटर्न है जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका अपने को विशेष ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टरी फोर्सेप का क्या उपयोग होता है। तो आर्टरी फोर्सेप क्या काम करती है, आर्टरी को दबाने का काम करती है। जब ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं तो ब्लड लॉस कम से कम हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन आर्टरी फोर्सेप उपयोग में लेते हैं। तो ऑपरेशन के समय रक्तस्राव रोकने के काम में लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न में से कौन सा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर अपन ने पढ़ रखे हैं। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें हड्डी पूरी तरह से अलग नहीं होती, ठीक है। फ्रैक्चर तो होगा पर हड्डी एकदम अलग नहीं होगी। किस प्रकार, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो नवजात न्यूबॉर्न जो छोटे बच्चे होते हैं, बछड़े बछड़ी, उनकी हड्डियां क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। उस वजह से वो क्या होती है, लकड़ी की जैसे, लकड़ी की टहनी होती है, पेड़ की टहनी, उसको मोड़ने पर वो टूटती नहीं है परंतु वो मुड़ जाती है। उस प्रकार का फ्रैक्चर क्या कहलाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। फिशर फ्रैक्चर में क्या होगा, हड्डी में दरार पड़ जाएगी पर हड्डी अलग नहीं होगी। डिप्रेशन फ्रैक्चर में क्या होगा, एक धंसाव बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा। तो ये सभी प्रकार के जो फ्रैक्चर हैं वो क्या हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोलैप्स के समय गुदा के मुंह को छोटा करने के लिए कौन सा सूचर लगाते हैं, लैम्बर्ट परसिस्टिंग एवर्जन कॉनल। तो यहाँ पे देखिए प्रोलैप्स जो होता है रेक्टल प्रोलैप्स की स्थिति में गुदा के मुंह को छोटा करने के लिए अपन कौन सा सूचर लगाते हैं, परसिस्टिंग सूचर लगाया जाता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से गैसीय निश्चेतक का उदाहरण है, नाइट्रस ऑक्साइड, जीनोन, साइक्लोप्रोपेन। तो उपरोक्त सभी हैं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट देखिए, एवल्जन फ्रैक्चर का उपचार क्या होता है, टेंशन बैंड वायरिंग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्थोपेडिक वायरिंग किस प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार होता है, मल्टीपल फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। सभी प्रकार के फ्रैक्चर में अपन क्या करते हैं, वायरिंग यूज में लेते हैं, ठीक है। ऑर्थोपेडिक वायरिंग जो होती है वो सभी प्रकार के फ्रैक्चर के उपचार के लिए काम में ली जाती है। मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए,
फीमर की डायफाइसिस के फ्रैक्चर को सही करने के लिए काम में लिया जाने वाला तरीका है। फीमर की डायफाइसिस का जो फ्रैक्चर हो जाता है उसको सही करने के लिए दोस्तों इंट्रामेडुलरी पिनिंग का काम में लिया जाता है। ठीक है, हड्डी के अंदर क्या लगा देंगे, स्क्रू लगा दिए जाते हैं। तो ये याद रखना, इंट्रामेडुलरी पिनिंग काम में कहाँ लेते हैं अपन, फीमर की डायफाइसिस या ह्यूमरस का जो सिरा होता है उसके फ्रैक्चर को सही करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, इंट्रामेडुलर पिनिंग, IM पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानवरों की सर्जरी में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला स्थानीय निश्चेतक है यानी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होता है, लिग्नोकेन होता है 2%। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेल एम्पुटेशन करते समय किस प्रकार का इंसिजन लगाया जाता है, पहले अपन देख चुके हैं किस प्रकार का लगाएंगे, V प्रकार का इंसिजन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सींग काटने से पहले जानवर को निश्चेतन करने के लिए कौन सी नर्व ब्लॉक करते हैं, कार्नुअल नर्व, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ऑप्टिक नर्व। हाँ जी, सींग जब काटा जाता है तो सींग को जो नर्व सप्लाई होती है वो कोर्नल नर्व से आती है। ठीक है, जो आगे कई ब्रांचेज में डिवाइड होती है, उसमें अपने को डीप में नहीं जाना है। अपने को ये ध्यान रखना है केवल कि हॉर्न एम्पुटेशन करते समय कोर्नुअल नर्व ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, कोर्नल नर्व ब्लॉक कब करते हैं अपन, हॉर्न एम्पुटेशन के केस में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मेजर उदाहरण है, मतलब मेजर ऑपरेशन का उदाहरण है, ये पूछना चाह रहा है। सिजेरियन सेक्शन हो गया, रूमिनोटोमी हो गया, गिडगा ऑपरेशन हो गया, तीनों ही किस प्रकार के एग्जाम्पल है, मेजर ऑपरेशन के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। हिन्नी उदाहरण है, ये भी सब लोगों को आता है, सब लोग जानते हैं हिन्नी क्या है और म्यूल क्या है। देखिए, म्यूल और हिन्नी दोनों क्या है, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रजातीय संकरण के उदाहरण होते हैं। म्यूल को याद रखना अपने को MDM। ठीक है, म्यूल का M लिया, डंकी का D लिया और मेयर का M लिया। तो म्यूल जो क्रॉस होता है गधे का और घोड़ी का क्रॉस होता है दोस्तों। ठीक है, MDM से याद रखना है इसको। जबकि हिन्नी में क्या हो जाएगा, इनको उल्टा कर देंगे अपन, डंकी की जगह क्या ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे और मेयर की जगह फीमेल डंकी या गधी ले लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल किसके होते हैं, प्रजातीय संकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया और वर्णांधता कौन से लक्षण है, X लिंक्ड, Y लिंक्ड दोनों। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता कौन से होते हैं दोस्तों, X लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं दोनों ही, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये ध्यान रखना है। Y लिंक्ड की पूछे या Y सहलग्न जो कैरेक्टर होते हैं वो कौन सा होता है, एक तो होता है TDF, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन डिटरमाइनिंग फैक्टर, और एक क्या होता है हाइपरट्राइकोसिस, कान पे बालों का बड़ा होना। ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, Y सहलग्न के। नेक्स्ट आ जाइए, हाइपरट्राइकोसिस से हम TDF कौन से लक्षण हो, वही क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला, Y लक्षण हो गया भाई, हटाओ। नेक्स्ट देखो, मादा पक्षी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 76 प्लस ZZ, 76 प्लस ZZ यानी 78 होते हैं टोटल। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, सही आंसर अपन जानते हैं कि मनुष्य में, देखिए अपन क्या जानते हैं, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसे इसका आंसर अपन डायरेक्ट भी कर देंगे, मैक्सिमम लोग कर देंगे। मनुष्य में देखिए नर में क्या होता है 44 प्लस XY। ठीक है, तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के नर में वो विषमजात होते हैं, जबकि पक्षियों में मादा के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो विषमजात होते हैं। अभी हम मादा पक्षी की बात कर रहे हैं, तो विषमजात कौन से हो गए, ये वाले। ठीक है, तो 76 प्लस ZW जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, मादा पक्षी के गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, मादा में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति कौन सी होती है। तो सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति जो काम में ली जाती है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे दोस्तों, अपन सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न है अपना, DNA से RNA बनना कहलाता है रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन। इसको समझते हैं अपन दोस्तों। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, इसमें क्या है, DNA से क्या बन रहा है, RNA, और RNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये सिंपल सा अपना फॉर्मेट हो गया। अब DNA का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, DNA से खुद से होता है। तो DNA से DNA बनना तो क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, DNA से DNA क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। जबकि DNA से RNA बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और RNA से अगर DNA का निर्माण हो रहा है तो इसे क्या बोल देंगे अपन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, इसको सम्मिलित रूप से सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डीएनए से आरएनए बनना, तो डीएनए से आरएनए बनना क्या बोल देंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोल देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, ये देखिए, एक चीज़ होती है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होती हैं, तीन चीज़ें होती है, यह ध्यान रखना। न्यूक्लियोटाइड से तीन चीज़ याद रख लेना। तीनों चीज़ें कौन कौन सी होती है, जानते हैं अपन, पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। सही आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन 3 कर देंगे। अगर न्यूक्लियोसाइड का पूछता है ये, तो इसका सही आंसर अपन क्या कर देते, शर्करा व नाइट्रोजन क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में डीएनए संश्लेषण होता है। देखिए, समसूत्री विभाजन की अगर अवस्था पूछे ये अपने से, तो उसका सही आंसर तो क्या कर देंगे अपन, इंटरफेज की अवस्था कौन सी होती है, एस, जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। अब अपने से पूछ रहा है ये अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था, तो सही आंसर क्या कर देंगे अपन, जाइगोटीन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें इलेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 फेज होती है, जिसमें अलग अलग स्थितियां बनती है। वहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, वो आगे एक क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, जाइगोटीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोफेज की उल्टी अवस्था है। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, तो क्या आंसर हो जाएगा, टीलोफेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एमआरएनए पर पाया जाने वाला स्टॉप कोडोन है। हाँ जी, स्टॉप कोडोन क्या होता है, जिसके आते ही प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। UAA, UGA, UAG सभी हैं, तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, जबकि AUG क्या होता है, स्टार्टिंग कोडोन होता है, याद रखना है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है। हाँ जी, डीएनए की इंटरफेज की जीवन अवस्था में संश्लेषण किसका होता है। देखिए, इंटरफेज की जो अवस्थाएं होती है कौन कौन सी होती है, देखते हैं अपन। एक तो होती है जीवन फेज, एक होती है एस फेज और एक होती है G2। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं हैं, जीवन, एस और G2। तो जो आरएनए जीवन जो फेज होती है, इसमें किसका निर्माण होता है, आरएनए व प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण किस में होता है, एस फेज में होता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनती है, G2 फेज में बनती है। ये तीनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यदि दो जीनों के बीच की दूरी 35 सेंटीमोर्गन है तो लिंकेज कितने प्रतिशत होगा। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न अपनी एग्जाम में अगर आता है तो उसे कैसे सोल्व करना है, अपने को आंसर कैसे निकालते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। देखिए, दो जीनों के बीच की दूरी जो होगी वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लिंकेज कम होगा। ठीक है, यानी दूरी किसके व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे अपन, लिंकेज के। लिंकेज दूरी ज़्यादा होगी, लिंकेज कम होगा। लिंकेज का मतलब क्या है, दो जो जीन है वो एक साथ आगे जा रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे, तो दूरी ज़्यादा होगी तो अलग आसानी से हो जाएंगे। वो समझ में आ रही है ये बात। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही कम लिंकेज होगा, जितनी कम दूरी होगी उतना ही लिंकेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपने को दे रहा है 35 सेंटीमोर्गन, सॉरी, दो जीनों के बीच की दूरी कितनी है, 35 सेंटीमोर्गन, तो लिंकेज कितना प्रतिशत होगा ये पूछना चाह रहा है। तो प्रतिशत में जब भी पूछे ये अपने से, तो जो दूरी है उसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे 100 से, और उसको परसेंट में अपन इसका आंसर बता देंगे, 65% इसका आंसर कर देंगे। ठीक, अगर ये दूरी मान लीजिए 100 सेंटीमोर्गन दे दे अपने को, तो क्या करेंगे भाई, 100 सेंटीमोर्गन दे देगा तो 100 माइनस 100 कितना हो गया, 0 हो गया ये। तो लिंकेज कितना प्रतिशत होगा, लिंकेज की संभावना कितनी है उसमें, 0 होगी। तो 100 सेंटीमोर्गन की जो दूरी होगी वो बहुत अत्यधिक होती है दो जीनों के बीच की दूरी के लिए। अपने को उसमें यही ध्यान रखना है कि जो दूरी दे रखी है उससे आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, हो सकता है मेरा ये जो तरीका है वो गलत हो, पर इससे अपना आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिसारडेल किसका उदाहरण है, प्रजातीय संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग, टॉप क्रॉसिंग ग्रेडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल होता है हिसारडेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्रॉसिंग ओवर की मात्रा नहीं हो सकती। हाँ जी, क्रॉसिंग ओवर की मात्रा कभी भी 50% से अधिक नहीं हो सकती। तो 50% से ज़्यादा ऑप्शन ए की अपने पास 60 का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, मॉर्गन, ह्यूगो डिवरिज, वाटसन और मेंडल। हाँ जी, उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो वर्ड था वो किसने दिया था, ह्यूगो डिवरिज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 2n-1 अवस्था क्या कहलाती है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का एक प्रश्न अपने एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा भाई। 2n, ये जो भी
गुणसूत्रीय विन्यास है इस प्रकार के, वो सभी अपने को ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 2n-1 हो सकता है, 2n+1 हो सकता है, 2n+n हो सकता है, 2n-n हो सकता है, ये कंडीशंस बन सकती है। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं, वो सारी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे अपन इनकी बात करते हैं। तो देखिए 2n-1 जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी, मोनोसोमी कहलाएगी। 2n+1 होगी ये ट्राइसोमी कहलाएगी। 2n+n होगी ये मोनोप्लॉइडी हो जाएगी, वो ट्राइप्लॉइडी हो जाएगी। और 2n-n क्या हो जाएगा, मोनोप्लॉइडी हो जाएगी। तो ये जो कंडीशंस हैं दोस्तों, ये अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे अपन, 2n-1 का नलीसोमी कर देंगे, मोनोसोमी कर देंगे, सॉरी। सही आंसर क्या करेंगे इसका, मोनोसोमी, ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब। झुंड का आधा, ये क्या लफड़ा है भाई, झुंड का आधा किसे कहते हैं, मतलब देखिए डैम क्या होता है, जो मदर ऑफ हर्ड है, जो भी अपना हर्ड है, झुंड है जानवरों का, पशुओं का, उसकी जो मदर है, माता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, डैम बोलते हैं। और उसका जो फादर है उसे क्या बोलते हैं, सायर बोलते हैं। तो झुंड का आधा किसे माना जाता है, पिताजी को माना जाता है, सायर को माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। डीएनए में एक हेलिक्स का व्यास कितना होता है, समझ जगह में, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नैनोमीटर। ठीक है, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम इसको अपन बोलते हैं। तो डीएनए की जो हेलिकल लेंथ, व्यास जो होता है, लेंथ गलत बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है इसको। डीएनए में एक हेलिक्स का व्यास कितना होता है, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब। मुर्गे में कलंगी के प्रकार का किसका उदाहरण है, कौन से जेनेटिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ये पूछना चाह रहा है। तो मुर्गे में कलंगी जो होती है वो एग्जाम्पल है भाई, कोलैबोरेटिव जीन का एग्जाम्पल होता है ये। ठीक है, मुर्गे में कलंगी किस प्रकार का जेनेटिक इफेक्ट होता है, तो उसके लिए सही एग्जाम्पल क्या होता है, कोलैबोरेटिव जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब। रिसेसिव एपिस्टेटिस में F2 फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। देखिए रिसेसिव एपिस्टेटिस जो होता है उसको अपन किसके समान मानते हैं, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। अब सप्लीमेंट्री जीन जो एक्शन होता है उसका फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, 9:3:4। ठीक है, सप्लीमेंट्री एस में 7 नहीं आता। ठीक है, जबकि कप्लीमेंट्री में क्या आता है, 7 आता है, 9:7 होता है। ये याद रखना है अपने को, 9:7 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, 9:3:4 कर देंगे। ठीक, रिसेसिव एपिस्टेटिस मतलब सप्लीमेंट्री जीन मतलब 9:3:4, F2 फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। ग्रेडिंग अप व क्रॉस ब्रीडिंग में उपयोग में ली जाने वाली विदेशी गाय की नस्ल है। ग्रेडिंग अप में कौन सी विदेशी नस्ल काम में लेते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग में कौन सी नस्ल काम में लेते हैं, ये अपने से पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे, जर्सी व HF। ग्रेडिंग अप के लिए जर्सी और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए HF काम में ली जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आओ। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन के सिद्धांत का अपवाद क्या है, लिंकेज है। लिंकेज दोनों जो जीन है उनको अलग नहीं होने दे रहा, जबकि मेंडल क्या कह रहा है, स्वतंत्र अपव्यवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घोड़े में क्रिप्टोर्किडिज्म कौन सा लक्षण है। दो क्रिप्टोर्किडिज्म जो होता है घोड़े में वो लिंग सहलग्न लक्षण होता है दोस्तों, याद रखना है, लिंग सहलग्न सेक्स लिंक्ड ट्रेट है ये। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सिंपल क्वेश्चन है, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वी शेप का गुणसूत्र होता है हटलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। ये देखिए याद रखना है अपने को। ठीक है, एक तो क्या होता है टीलोसेंट्रिक, एक क्या होता है एक्रोसेंट्रिक, एक क्या होता है सब मेटासेंट्रिक, और एक क्या होता है मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक ही भुजा होती है, गुणसूत्र एकदम टीले पे होता है, एकदम ऊपर होता है। ठीक है, इसकी जो आकृति होती है वो आई शेप की बोलते हैं अपन। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक भुजा बहुत बड़ी होती है, एक भुजा छोटी सी होती है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो जे शेप बोल देते हैं अपन एक्रोसेंट्रिक की। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, गुणसूत्र जो मतलब सेंट्रोमियर जो होता है वो एकदम सेंटर में नहीं होता। ठीक है, एक भुजा थोड़ी बड़ी और एक भुजा उससे थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, तो इसकी जो शेप होती है वो एल शेप हो जाती है।
और मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमीयर है एकदम बीच में होगा, दोनों भुजाएं बराबर होगी और इसकी आकृति कैसी होती है, वी शेप होगी। तो एग्जाम्पल आंसर क्या कर देंगे इसका, मेटासेंट्रिक वी शेप, याद रखने चारों। नेक्स्ट पे देखिए अब, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार बॉडी की संख्या कितनी होती है। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सभी अपने को याद होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, क्लाइनफेल्टर जो होता है क्या होता है, गुणसूत्रीय विन्यास 44 + x(y), ठीक, यानी 2n+1 होता है ये, ठीक, 2n+1 की कंडीशन होती है इसके गुणसूत्रीय विन्यास में, जिसे अपन ने क्या बोला था, ट्राइसोमी की अवस्था बोली थी। अब देखिए बार बॉडी की संख्या पूछना चाह रहा है, तो बार बॉडी का संख्या जो होती है अपन जानते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 2 है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बच जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केस में बार बॉडी कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था जिसमें गुणसूत्र गुलदस्ते जैसे दिखाई देते हैं, बुके शेप क्रोमोसोम प्रोफेज फर्स्ट की किस अवस्था में दिखाई देते हैं। इस पे अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें गुणसूत्रों का जो विन्यास होता है वो किस प्रकार का होता है, ये पूछना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए गुलदस्ते जैसी अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होती है। सबसे पहले अवस्था कौन सी आ गई, लेप्टोटीन। तो गुणसूत्र गुलदस्ते जैसे कहाँ दिखाई देंगे, लेप्टोटीन में। ठीक है, इसका आंसर तो क्या कर देंगे अपन, लेप्टोटीन कर देंगे, याद रखना है। गुणसूत्र गुलदस्ते जैसे कब दिखते हैं, पहली अवस्था में। ठीक है, जब शुरुआत होती है तो गुलदस्ता बनता है, याद रखना, लेप्टोटीन होगा। अब आते हैं अपन जाइगोटीन, लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन अवस्था। जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, पहले क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं। दूसरा, इसमें सिनेप्सिस देखने को मिलता है, बाईवैलेंट या सिनेप्सिस, बाईवैलेंट या सिनेप्सिस इसमें को देखने को, सिनेप्सिस पूछेगा वो, सिनेप्सिस कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है, तो उसका एग्जांपल या आंसर क्या करना है अपने को, जाइगोटीन करना है। उसके बाद में आते हैं अपन पैकाइटीन। पैकाइटीन जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में होता है, पैकाइटीन अवस्था में होता है। इसके बाद में पूछता है वो डिप्लोटीन अवस्था में क्या हो जाएगा, कियाजमेटा बनता है भाई सब। कियाजमेटा क्या होता है, गुणसूत्र से क्रॉस एक्स की अवस्था में आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, कियाजमेटा बोलते हैं। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम इस प्रकार की अवस्था में आ जाते हैं, कियाजमेटा बनता है इसमें। जबकि जो डाइकाइनेसिस अवस्था होती है उसमें केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली विलुप्त होती है, सिंपल। तो ये सारे अपने को ध्यान में रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, AA, BBC अवस्था में युग्मक की संख्या क्या होगी। हाँ जी, देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। युग्मक की जो संख्या होती है, युग्मक की संख्या बोलूँ मैं या क्या बोलूँ, फिनोटाइप। ये कितना होगा, 2n। n क्या है यहाँ पे, विषम युग्मजी की संख्या। विषम युग्मजी कहाँ, देखो कितने युग्मक बन सकते हैं इससे, यहाँ पे देखिए विषम युग्मजी क्या है, 1 है, एक ही है ना, ये इनमें दोनों समझाते, ये भी दोनों समझाते, ये भी समझाते, एक ही अवस्था है। तो 2n या युग्मक की संख्या हो जाएगी 2⁴ यानी 2। तो इसका आंसर तो क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। अगर अपने से पूछता है ये जीनोटाइप कितने होंगे, जीनोटाइप का क्या फॉर्मूला लगा देंगे, 3n यानी 3⁴ बराबर 3। या जाइगोट की संख्या पूछे, जाइगोट के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 4n। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, विषम युग्मज की संख्या, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, यूरेसिल क्षारक किस में पाया जाता है, डीएनए आरएनए दोनों में नहीं। तो देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये प्यूरिन क्षारक है, ये पिरिमिडिन क्षारक है। ये चारों किस में उपस्थित होंगे, डीएनए में हो गया। ठीक है, प्यूरिन 2, पिरिमिडिन 2। आरएनए की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन तो प्यूरिन हो जाते हैं, जबकि साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, इसमें यूरेसिल होता है।